हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का 7वां पार्ट देखेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे प्रैक्टिस सेट जो सीरीज चल रहा है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा जा रहा है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना भी रहेगी और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि सारे पार्ट को तैयार किया जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, केन्स के तरलता पसंदगी ब्याज के सिद्धांत में तरलता जाल दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो पूर्णतया लोचदान मुद्रा की मांग को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो केन्स की तरलता पसंदगी ब्याज का सिद्धांत था उसका जो ग्राफ आपका बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्याज दर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वर्जिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट आपका मिलता है, ठीक है, वाई, ये मुद्रा की मांग हो जाएगी। ये जो दर्शाता है, ठीक है, यही आपका तरलता जाल, ठीक है, तरलता जाल को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलपी इसका ये मान हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज की एक निश्चित नीची दर पर जो है मुद्रा की मांग पूर्णतया लोचदार हो जाती है और इस स्थिति में जो एलपी वक्र है, ठीक है, एलपी वक्र है पूर्णतया जो है लोचदार हो जाता है जिसे तरलता जाल कहते हैं। इस स्थिति से जो है ब्याज की दर और नीचे नहीं गिर सकती है और लोग जो है बांड की अपेक्षा तरल मुद्रा को अधिक रखते हैं और तरलता जाल में स्थिति में जो है सामान्य मजदूरी कटौती नीति भी जो है प्रभावपूर्ण नहीं रह पाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अव्यवहारिक है? दोनों में से बाद वाला कौन खराब है? दोनों में से बाद वाला खराब है। तो ये किसने कहा था? तो ये जेएम केन्स ने ही कहा था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केन्स ने जो कहा था कि मुद्रास्फीति जो है अन्यायपूर्ण है। ठीक है, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन जो होता है वो अव्यवहारिक होता है। ठीक है, और दोनों में से जो बाद वाला है वो खराब होता है, यानी खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्रा संकुचन का बात कही गई है जो अव्यवहारिक होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक द्वारा व्यवहार में लाई गई खुले बाजार की क्रियाओं का उदाहरण है? तो ये है व्यापारिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खुले बाजार की क्रियाओं का तात्पर्य है देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों जैसे स्वर्ण हो गया, विदेशी मुद्रा हो गया, सरकारी प्रतिभूतियाँ हो गई एवं निजी प्रतिभूतियाँ का क्रय विक्रय से जो है इसका संबंध माना जाता है। ठीक है, तो ये जो आरबीआई होता है, ठीक है, आरबीआई होता है, तो इसमें जो है इन्होंने दो प्रकार के वृद्धि की और कमी की जो है प्रारूप दर्शाता है। इसमें जो है तरलता में वृद्धि करने हेतु और तरलता में जो है कमी करने हेतु। ठीक है, दोनों लिए इसके लिए जो है प्रतिभूत खरीदेगी और इसके लिए जो है प्रतिभूत बेचती है। ठीक है, तो ये आरबीआई द्वारा यानी केंद्रीय बैंक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापारिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को जो है सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, लचीली विनिमय दर का विचार आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो ये मांग तथा पूर्ति दोनों सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लचीली विनिमय दर जो है, लचीली विनिमय दर का विचार जो है बाजार की मांग एवं पूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात कहा जाए इसका निर्माण जो है बाजार की शक्तियाँ करती हैं। इसमें जो है मौद्रिक अधिकारी तथा विनिमय दर को प्रभावित करने हेतु जो है हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। यदि किसी करेंसी की आपूर्ति मांग से अधिक है तो विनिमय दर गिर जाएगी तथा इसके विपरीत यदि करेंसी की मांग पूर्ति से अधिक है तो उसकी विनिमय जो है दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है क्योंकि सभी तरह के व्यापार पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो है क्रियाशील होता है। तो ये भी सही है और कारकों की अगतिशील अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता नहीं होती है। तो ये भी सही है। सामान्य संतुलन का मूल्य जो है सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर
क्रियाशील होता है, तो यहाँ पे ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है। ठीक है, तो इसके लिए आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेक्स्टर ओहलिन के व्यापार सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है? तो ये साधन विन्यासों में अंतर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। साधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी व रुचियों इत्यादि जो है ये व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों के संदर्भ को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों के संदर्भ में को संदर्भित करता है? तो ये साधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी, रुचियाँ, ये सभी जो है इसके लिए संदर्भित करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साधनों की उपलब्धता जो है, प्रौद्योगिकी, रुचियाँ, व्यापार के सिद्धांत जो है ये सभी जो है इसको संदर्भित करता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान नहीं है, तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियन बैंक, ठीक है, ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कोष संस्थान है। ठीक है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है, जो इसको जो है गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर जो है 1 जुलाई 1955 को, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर जो है इसको लाया गया था 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर इसका अस्तित्व में आया था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। और विश्व बैंक की स्थापना ये भी 1945 में हुआ था। ठीक है, ये भी 1945 में हुआ था। और एशियन विकास बैंक की स्थापना जो हुआ था ADB, ये 1966 में हुआ था। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। ठीक है, तो सभी सन को भी आप लोग याद रख सकते हैं, मिलान करने के लिए भी दे देता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा है? तो IBRD की स्थापना 1944 में, तो सही है। और IMF 1947 में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं IMF का, ठीक है, पहले प्रश्न में 1945 में इसकी स्थापना हुई थी ना। 1947 से एक प्रारंभ हो गया था, स्थापना जो है 1945 में हुई थी। ठीक है, और IDA का 1960 में और WTO का 1995 में, तो ये सही है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, ये जो है 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। चालीस नंबर क्वेश्चन है, किस आधार पर संरक्षण शुल्क लगाया जाता है? किस आधार पर जो है संरक्षण शुल्क लगाया जाता है? तो उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उद्देश्य के आधार पर जो है संरक्षण शुल्क लगाया जाता है। संरक्षण शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य जो है घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना होता है, और इसके अंतर्गत जो है आयातों पर शुल्क व जो है घरेलू उद्योगों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। और इसके पक्ष में जो है सर्वाधिक प्रबल मत जो है सीसी उद्योग तर्क है, जिसे हैमिल्टन ने प्रस्तुत किया तथा फ्रेडरिक लिस्ट ने जो है इसको 1885 में इसको जो है लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संरक्षण शुल्क जो है उद्देश्य के आधार पर लगाया जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, से रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, और सभी प्रश्न को आप लोग तैयार कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।